Bismillahirrahmanirrahim. This session is in continuation of our previous session where we were discussing about the sale of drug uh, which have been written under the Sindh Drug Rules 1979, and simultaneously we were also looking into the amendments which have been made in 2010. In the previous session, we have discussed about the types of licenses, their significance, and the preconditions which are required before applying to get a license. Then we have discussed the specimen of a license and the conditions mentioned on that license. After that, we have started to discuss the conditions of the license which were not completed, and we have discussed till the legality or the grounds on which a prescription can be considered as legal prescription. We were discussing this. ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब आप लोग मुझे काइंडली बता दीजिए कि पिछले डिस्कशन के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए. इसके बाद हम कंडीशंस एटलीस्ट खत्म करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है. एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि आपको कल वाले सेशन अपलोड कर दें यूट्यूब पर. हाँ, वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको एक दफ़ा देखना होता है, वो मैं देख नहीं सका. ठीक है, वो मैं पूरी कोशिश है कि क्लास खत्म होने के बाद अगर नेट की कनेक्टिविटी बरकरार रहती है, लाइट रहती है, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करके ही उठूँगा. अच्छा, मेरा ख्याल है कर्सर आप लोग देख सकते हैं. प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे कि प्रिस्क्रिप्शन आप उसे ही कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल. राइटिंग में हो, साइंड प्रॉपर हुई है प्रिस्क्राइबर से, डेट डली हुई हो, जिसके नाम प्रिस्क्रिप्शन है उसका नाम और एड्रेस है. थोड़ी अजीब सी बात लगी थी, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें थोड़ा अजीब सा लगा था, बट बहरहाल इट इज रिटन ओवर देयर. और टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है, इसको हमने कल क्लियर किया था. फिर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जहन में रहे. यहाँ पर ब्लैंकली ये नहीं लिखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल सेफेक्सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, बस. नॉट दिस. क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि कितने दिन के लिए है, और 7 डेज है, 3 डेज है, या प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा कि आप इसको 21 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स या 10 टैबलेट्स आप प्रिस्क्राइब कर दें. ठीक है, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी. अच्छा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के बाद फिर बात आ रही है, ये क्या कर्सर कहाँ रखा हुआ है मेरा? नंबर 6 है. ये कौन सा 6 है? क्लॉज है, सब क्लॉज है, क्या क्या बोलूँगा मैं इसे? क्लॉज है. क्लॉज रोमन नंबर तो क्लॉज नहीं होते, रोमन नंबर तो क्लॉज नहीं होते, सब क्लॉज है. अच्छा, अब देखें, चूंकि ये प्रिंटेड वर्जन है, आई डोंट नो कब किसने टाइप किया, कैसे टाइप किया. इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं उल्टी. इसमें जहाँ सब क्लॉज होना चाहिए था वहाँ क्लॉज लिखा हुआ है, जहाँ क्लॉज होना चाहिए था वहाँ सब क्लॉज लिखा हुआ है. ये आप लोग खुद पहचान गए. मैं सिर्फ पीछे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसे. ठीक है, तो बहरहाल आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए. रोमन नंबर्स में सब क्लॉजेस होते हैं, कम से कम जो ड्रग एक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनमें ऐसा ही सिलसिला है. बहरहाल प्रिस्क्रिप्शन के बाद फिर एक और आ रहा है कि all invoices and bills of purchase of drugs shall be preserved for a period of at least 3 years. इससे पहले रिकॉर्ड के हवाले से हमने बात की थी, याद है आप लोगों को? रिकॉर्ड के हवाले से हमने क्या बात की थी पिछले सेशन में? रिकॉर्ड के हवाले से हमने ये बात की थी कि आप, एक मिनट में इसे करता हूँ, ये देखिए, अब आप इसे पढ़ सकते हैं. The supply by way of retail sale of any drug shall be recorded suitably and such record will etc be preserved for a period of at least 2 years. एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस. ये किस रिकॉर्ड की बात थी? किस रिकॉर्ड की बात थी? लाइसेंस नहीं, लाइसेंस की नहीं थी. आपको लाइसेंस मिल चुका, ये कंडीशन ही इम्पोर्टेंट है. ये वो कौन सा रिकॉर्ड थे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, और ये कौन सा रिकॉर्ड है? वो रिकॉर्ड था ड्रग जो आप सेल कर रहे हो, पेशेंट को सेल करना है ना आप. ठीक है, उस रिकॉर्ड की बात थी. वो आपको 2 साल तक प्रिजर्व रखना है. और यहाँ पर कर्सर मेरे जहाँ पर है अंडर, अब जो लिखा हुआ उसके लिए ऐसे देख लेते हैं, अंडर सब क्लॉज 6 यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ड्रग्स आपने परचेज किए हैं, परचेज ऑफ ड्रग शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years. इन दो चीज़ों में फ़र्क रखिएगा.
जब आप ड्रग सेल कर रहे हो किसी पेशेंट को रिटेल ड्रग स्टोर पे, तो वो रिकॉर्ड आपको कितने वर्ष तक मेंटेन रखना है, 2 इयर्स। और जो ड्रग आप खरीद रहे हो उसका रिकॉर्ड आपको 3 साल तक मेंटेन रखना है। अब 3 साल कौन से होंगे? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन से 3 साल? लॉजिकली फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज होना चाहिए। हम देखते हैं आगे क्या आगे कहीं इसे क्लेरिफाई किया है या नहीं किया। नेक्स्ट, इस तरह के रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड ऑफ ऑल परचेजेस एंड सेल ऑफ ड्रग बाय वे ऑफ होलसेल। अब यहाँ पर होलसेल की बात आ रही है। एंड सच रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर 3 इयर्स। ठीक, अब ये यहाँ पर स्पेसिफिकली होलसेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तमाम का रिकॉर्ड आपको 3 साल तक मेंटेन रखना है। ठीक, 3 साल तक मेंटेन रखना है। हाँ, जिन ड्रग्स में एक्सपायरी डेट स्पेसिफाई की गई है वहां पर 2 साल के लिए 2 साल तक, एक्सपायरी डेट के 2 साल बाद तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अब यहाँ पर आपके ध्यान में एक सवाल आता है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनमें एक्सपायरी ड्रग नहीं होती। ठीक है, जनरली आप लिख देते हैं ना, यहाँ पर मेंशन किया है एक्सेप्ट वेयर एन एक्सपायरी डेट इज स्पेसिफाइड, जिसकी ये आपको पता है हर ड्रग की एक्सपायरी होती है। तो रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है इन द केस ऑफ होलसेल, जब आपने सेल किया या परचेज किया उस ड्रग की जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के 2 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सवाल जो हमारे ध्यान में आ रहा है कि वो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी एक्सपायरी नहीं होती, एक्सपायरी मेंशन नहीं होती। आपके ध्यान में से कोई जवाब है? ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिन पर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती? एनी आइडिया? कोई ड्रग ऐसी है जिससे एक्सपायरी मेंशन नहीं होती? सब पर ही होती है सर। सब पर ही होती है, लेकिन यहाँ जो वर्डिंग लिखी हुई है एक्सेप्ट वेयर एन एक्सपायरी डेट इज स्पेसिफाइड। सर कुछ पॉइजनस ड्रग्स होते होंगे या कुछ जिनमें एक्सपायरी मेंशन नहीं होती। ठीक है, इसी को चूंकि अच्छा ठीक है, इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लास मुझे जल्दी खत्म करनी है। आप लोग देखिए डेफिनेशन रिकॉल करें, ड्रग की डेफिनेशन 6 डेफिनेशंस थी। ठीक है, उसमें से आप लोगों को याद आ जाएगा सर्जिकल लिगेचर्स, सूचर्स भी डेफिनेशन में ही शामिल आ रहे थे। इसी तरीके से जो हार्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो भी ड्रग की कैटेगरी में ही आ रहे थे, ऐसे ही था। इन चीजों, ठीक है ना, इन चीजों पर आप अब गौर कीजिएगा कि इनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई होती। बेस्ट बिफोर जरूर लिखा हुआ होगा जिस तरह फूड आइटम्स पे होता है, लेकिन एक्सपायरी, प्रॉपर एक्सपायरी डेट इन पे मेंशन नहीं है, तो शायद ये उन चीजों का तस्करा है। ठीक, अच्छा, और ये वाले जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, इधर जो मैं कर्सर मैं रख रहा हूँ, ये इट इज ऑल अबाउट दी होलसेल। होलसेल के हवाले से आपको रिकॉर्ड किस चीज का मेंटेन रखना है? जब आपने सेल परचेज की वो डेट होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस जहाँ से आपने परचेज किया या जिसे आपने सेल किया है उसका नेम और एड्रेस हो, क्योंकि ये होलसेल की बात करें तो यकीनन किसी मैन्युफैक्चरर से आपने खरीदा होगा और सेल आपने किसे किया होगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया होगा या किसी फार्मेसी वाले को, किसी रिटेल ड्रग स्टोर वाले को सेल किया होगा। प्लस ड्रग का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट लिखेंगे तो फिर इसके बाद रिकॉर्ड आपको एक्सपायरी डेट के 2 साल के बाद तक मेंशन रखना है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर का नाम, ये तमाम चीज़ें आप रिकॉर्ड में मेंटेन रखेंगे। रिकॉर्ड के हवाले से मैं रिकॉल कर दूं, रिकॉर्ड के हवाले से यहाँ पर 3 क्लॉजेस में तस्कर आया है। पहले क्लॉज में तस्कर आया था कि व्हेन यू आर डीलिंग एट द रिटेल ड्रग काउंटर, तो वहां पर आपको हर किस्म की सेल का रिकॉर्ड 2 साल तक मेंशन रखना है, 2 साल तक मेंटेन रखना है। ठीक है, यही बात थी। दूसरी दफा रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से तस्कर आया है यहाँ पर बात की गई है कि जब भी आप ड्रग परचेज करते हो तो परचेज का रिकॉर्ड आपको 3 साल तक मेंटेन रखना है। ठीक, तीसरी दफा बात आ रही है होलसेल की। होलसेल देखें, रिटेल में सेल का रिकॉर्ड 2 साल तक मेंटेन रखना है, परचेज का रिकॉर्ड 3 साल तक मेंटेन रखना है। लेकिन जब होलसेल की बात करें तो होलसेल में सेल और परचेज दोनों का रिकॉर्ड 3 साल तक आपको मेंटेन रखना है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इसी की एक्सटेंशन है, अब सबकी एक्सटेंशन है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीस रूल्स, all registered record maintained under these rules shall be preserved for a period of not less than 3 years from the date of last entry। बीच में हमने सवाल पूछा था ना कि हम कब तक इसको मेंटेन रखेंगे, ऊपर ड्यूरेशन आ रही थी 2 साल 3 साल, फिर ये बात है कि 2 साल 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या चीज। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से रिकॉर्ड रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं और कब तक रजिस्टर रखोगे। एक रजिस्टर का आखिरी सफा आपका भर गया है
अब उसकी जो एंट्री हुई है, फॉर एग्जांपल आपके रजिस्टर की आखिरी एंट्री हुई है 31 दिसंबर 2018। अब आप 31 दिसंबर 2018 के बाद से 19, 20, 21, 31 दिसंबर 2021 तक आपको वो रजिस्टर मेंटेन रखना है। अगेन ध्यान में रखें 1979 के रूल्स हैं, रजिस्टर्स में एंट्री करके रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता था। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फिलहाल तो यही चीज़ मेंशन रहेगी, फिलहाल यही टाइम चलेगा, क्योंकि फिर आपको कभी डेटा पोल्यूशन हो जाती है, मतलब डेटा आपको इधर उधर करना पड़ता है। लास्ट 3 इयर्स का डाटा आपके पास मौजूद होना चाहिए, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लस इसके बाद ये सब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड हो सकता है। इसके फिर ये बात आ रही है कि जब भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा तो आप तमाम रजिस्टर या रिकॉर्ड उससे प्रोवाइड करेंगे अगर वो मांगता है, ठीक है। ये वाली बात हुई तमाम रिकॉर्ड के हवाले से। इसके बाद फिर हम जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ एडिशनल कंडीशंस आ रही हैं, रिगार्डिंग सब्सटेंसेस मेंशन इन शेड्यूल एफ और शेड्यूल बी। कल हमने कौन से शेड्यूल्स देखे थे? कल हमने शेड्यूल बी देखा था और शेड्यूल ई देखा था, शेड्यूल एफ नहीं देखा था, ऐसा ही? यस सर। ओके, शेड्यूल बी में क्या चीजें थी, हल्का फुल्का याद आ रहा है? शायद नार्कोटिक्स थे उसमें। यस सर, और ई में शायद एंटीबायोटिक्स हाँ, वगैरह ई थे में सर। फिर एक लंबी लिस्ट थी, ई में फिर लंबी जी लिस्ट थी, 7-8 चीजें थी जिसमें आप हार्मोनल प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे। बहरहाल ई में मेनली नार्कोटिक्स की बात हो रही थी और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की बात हो रही थी, जबकि ई में 7-8 क्लासेस थी। अब आगे शेड्यूल एफ, जरा इसी वक्त हम शेड्यूल एफ को भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ज़बानी बता दूंगा लेकिन आप लोग प्रैक्टिस से रखो, सुनो सबकी, लेकिन जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, डोंट ट्रस्ट, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना जब तक आप अपनी आंखों से पेपर पे लिखा हुआ ना देख रहे हो। पेपर भी ऐसा हो, पेपर पे लिखा हुआ भी ऐसा जो कि वेरीफाइड कंटेंट हो, ऐसे नहीं कि कोई भी अपने हाथ से लिख के, मतलब कहीं से भी लिख के टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के ले आए, नहीं। अगर जैसे ये टेक्स्ट भी आपके सामने है ना, तो आप इसको वेरीफाई करें कि ये टेक्स्ट आपके पास कहाँ से आया, आप लोग ये चेक करना है। अगर आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं, कम से कम सिंध असेंबली की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं ये रूल्स मिल जाने चाहिए, कम से कम जो अमेंडमेंट रूल है, अमेंडमेंट रूल आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी। मुझे बेहतर कॉपी यही मिली थी, इनफैक्ट मुझे कॉपी नहीं मिली थी, मुझे बाद में कॉपी मिली थी, तो इसीलिए मैंने मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ से ही इसे स्कैन कराया था स्टूडेंट से। शेड्यूल एफ में ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे शेड्यूल एफ मिला नहीं है या बातों में निकल गया है। ओके, स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं शेड्यूल एफ, यस यस सर। सर। ठीक है। तो शेड्यूल एफ में क्या चीज़ आ रही हैं? ये पॉइजन, दीज आर दी पॉइजन्स। ये देखिए, नेम ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो शेड्यूल एफ की बात हो गई, शेड्यूल एफ में क्या है? पॉइजन्स। बी में हम क्या बात कर रहे थे? बी में वी वर टॉकिंग अबाउट द नार्कोटिक्स एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इन ई वी वर टॉकिंग अबाउट अदर क्लासेस लाइक एंटीबायोटिक, hormonal preparations, etc. And in schedule F poisons are mentioned. अच्छा, इन चीज़ों की हैंडलिंग के हवाले से कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, हम इधर गए थे तो अब आप ये देखें, अब स्क्रीन पे हम वापस आ गए। शेड्यूल एफ और शेड्यूल बी, ठीक है, अगर आप इन्हें स्टोर कर रहे हैं, शेड्यूल एफ के हवाले से लिखा हुआ भी है कि पॉइजन्स हैं, तो आप एडिशनल कंडीशन ये हैं कि एज प्रेमिसेस के ऐसे हिस्से में रखेंगे जहां पर कस्टमर का एक्सेस नहीं है। पहली कंडीशन, सामने फ्रंट पे डिस्प्ले पे आप नहीं रखेंगे, ऐसी जगह जहां कस्टमर जाके शेल्फ से नहीं निकाल सकता, ठीक। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसे ऐसे अलमारी में, कबर्ड में, ड्रॉर में रखेंगे जो लॉक होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एफ वाली ड्रग या शेड्यूल बी वाले ड्रग होंगे, इनके अलावा कोई और जनरल पर्पस मेडिसिन, कोई और चीज मौजूद नहीं होगी कि आपको बार बार खोलना पड़े, ठीक है सर, जी। सर पॉइजन रख ही क्यों रहे हैं हम फार्मेसी के अंदर? पॉइजन, हाँ देखें उसको, लिस्ट को देखिएगा शेड्यूल एफ को, उसके अंदर एक लंबी लिस्ट है, उसमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो शायद ड्रग की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हों
या आप देखें, चले इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, आप ड्रग की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिएगा जिसमें एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस भी आ रहे थे, पेस्टिसाइड्स भी आ रहे थे, और उसमें हमने कहा था कि एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, एक्सपेल इंसेक्ट्स, वर्मिन्स एटसेट्रा वगैरह, वो डेफिनेटली पॉइजन होता है, तो आप उसको ड्रग की कैटेगरी में शामिल करते हैं, इस वजह से आपने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ। दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, एक और मैं इसी में ऐड कर दूं, ये बाद में अगले सेमेस्टर में जब आप ये कोर्स जी पढ़ेंगे जी तो सर। चीज और क्लियर होगी। वो ये कि नारकोटिक्स भी ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती, नारकोटिक्स के लिए हमने अलग बना दिया, नारकोटिक्स को हम ड्रग नहीं कहते हैं। इसी तरह अल्कोहल, जो आप ड्रग की डेफिनेशन जो आप पढ़े होते हैं, बल्कि देखें ड्रग की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें बाय डेफिनेशन नारकोटिक्स उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन नारकोटिक्स के हवाले से आपने एक्ट अलग बना दिया उससे कंट्रोल के हवाले से, लेकिन सेल कहाँ पर होगी? क्या नारकोटिक्स के हवाले से आपको कोई अलग लाइसेंस देना पड़ेगा, कोई अलग स्टोर बनाना पड़ेगा? इसी तरीके से पॉइजन्स की हैंडलिंग के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा? नो, फिर एक अलग चीज शुरू हो जाए कि कौन हैंडल करेगा। तो इस वक्त सबसे बेहतर ट्रेनिंग इन केमिकल सब्सटेंसेस को हैंडल करने के हवाले से रिगार्डिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स फार्मासिस्ट की होती है। केमिस्ट हैं, केमिस्ट की जो एक्सपर्टीज है प्रिपरेशन की हद तक है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चले एनिमल्स पे हमारी इतनी ट्रेनिंग है, लेकिन ह्यूमन पे हमारी ट्रेनिंग है, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग, तो ऑटोमेटिक चॉइस आती है कि इसकी हैंडलिंग खासतौर पर जब इसे ह्यूमंस को दिया जा रहा होगा तो अंडर द एक्टिव सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट हो, इसलिए ऑटोमेटिक चॉइस ड्रग स्टोर पर आती है कि ड्रग स्टोर पे आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके यस सर। बाद इसके बाद बाकी दो जो क्लॉजेस हैं उसमें शेड्यूल एफ के हवाले से ही बात की गई है। ऊपर तो कर देना कि आप डॉक में रखेंगे, बाकी कर दे कि जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसमें लीकेज वगैरह ना हो, और आप प्रॉपर लेबल इस्तेमाल करेंगे शेड्यूल एफ वाली ड्रग्स के लिए, जो सॉरी ड्रग्स है ना, जो सब्सटेंसेस शेड्यूल एफ में मौजूद हैं उनके लिए आप एक प्रॉपर लेबल करेंगे कि दीज आर पॉइजन, वर्ड पॉइजन, ये ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया होगा, एक दफ़ा आप फिर देख लीजिएगा, जहन में रखें ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको मेंटेन करना आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस। दीज आर द कंडीशंस। कंडीशंस कहाँ से शुरू हुई थी? कंडीशंस कहाँ से शुरू हुई थी? कंडीशन शुरू हुई थी रिकॉर्ड कीपिंग से। एक मिनट, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशंस हमारी शुरू हुई थी, एक मिनट, ठीक है, कंडीशंस हमारी शुरू हुई थी कि आपसे ड्रग को ही सेल करेंगे, उससे बाद फिर आपने रिकॉर्ड की बात की कि जितनी ड्रग आप रिटेल ड्रग स्टोर पे सेल कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपको 2 साल तक मेंटेन करना है। कब तक? जिस दिन से आपने ड्रग सेल की है उससे 2 साल बाद तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। शेड्यूल बी और ई के हवाले से आपने कहा था कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे सेल करेंगे, और जब आप शेड्यूल बी और ई की ड्रग्स को आप सेल कर रहे हो तो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर्स कौन से होंगे? इन पर्टिकुलर्स की लिस्ट यहाँ मौजूद थी। ठीक, सब्सिक्वेंट और प्रोवाइडेड में सब्सिक्वेंट एंट्री की बात आ रही है कि सब्सिक्वेंट एंट्री अगर होती है तो फिर आप किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद फिर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग इनहांस की रिगार्डिंग दी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? नंबर 5 में आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा, फिर उसके बाद अगेन रिकॉर्ड कीपिंग की बात आई कि रिकॉर्ड कीपिंग किस तरीके से करनी है। समराइज अगर करें, रिटेल ड्रग स्टोर पर जब आप ड्रग सेल कर रहे हो, डेट ऑफ सेल से 2 साल के बाद तक आपको ड्रग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जब आपने ड्रग परचेज की है तो परचेजिंग का रिकॉर्ड आपको 3 साल तक मेंटेन रखना है। वेरेज होल सेल पे आपको सेल परचेज दोनों का रिकॉर्ड 3 साल तक मेंटेन रखना है। ठीक, और उसमें होल सेल में आपको किस किस्म का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है उसकी डिटेल यहाँ ABCD में मौजूद है, इस सूरत में आपको करना है। रिकॉर्ड आपको कब तक मेंटेन रखना है, कब ज़ाया करेंगे आप रिकॉर्ड? ऐसा तो नहीं कि 50 साल का रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, करना चाहें कर सकते हैं, आप कर लें। अदरवाइज लीगल बाइंडिंग ये है कि आपका जो रजिस्टर है उसकी आखिरी एंट्री के 3 साल बाद तक तो कम से कम आप रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसके बाद यू कैन डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कितनी है। हो सकता है कि आपके साल में 3-4 रजिस्टर भर जाते हो, तो शायद 3-4 साल के बाद आपको अपना रिकॉर्ड डिस्कार्ड करना पड़े। कभी ऐसा हो सकता है आपके स्टोर की रनिंग ही नहीं है तो 8-8 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। बहरहाल लॉ ये कह रहा है कि रजिस्टर अगर आप रख रहे हो फिजिकल रजिस्टर, तो फिजिकल रजिस्टर की जो आखिरी एंट्री है वो 3 साल पहले की अगर है तो उसके बाद आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 3 साल के अंदर अंदर की एंट्री यू कांट डिस्ट्रॉय।
इंस्पेक्टर विजिट करता है तो बहरहाल उसकी पावर है रजिस्टर रिकॉर्ड देखने की। कंडीशन भी आपको बता दी गई है कि भाई अगर वो आपसे रजिस्टर ये रिकॉर्ड मांगे आप उसे प्रोवाइड करें। उसके बाद शेड्यूल एफ और शेड्यूल बी के हवाले से एडिशनल कंडीशंस आ रही हैं। इन एडिशनल कंडीशंस में मेनली बस ये थीम ये है कि आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कस्टमर का एक्सेस नहीं होगा, प्लस आप इसमें ये करेंगे कि प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, लॉक में रखेंगे और की आपके पास होगी। कंटेनर जिस कंटेनर में रखें उस कंटेनर में लीकेज का कोई नुकसान कोई इम्कान ना हो, ऐसा ना हो कि फिर वो बाद में नुकसान पहुंचा सके। एंड में इनिस एंड ड्रग रूल्स में आखिर में कैंसिलेशन सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस की बात है। और ये बात आप पढ़े बगैर भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस इशू कर सकती है वो विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल लाइसेंस की ड्यूरेशन है ना, उसके दौरान में लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड भी हो सकता है। लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड कब होगा? जब आप कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे हो। ये कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की, अगर आप इन्हें फुलफिल नहीं करें तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। और अगर आपका लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड हो तो आप 60 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोग ऐड करना चाह रहे हो? यस सर। सर अगर रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन मतलब जमा किए जा रहे होते हैं तो उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में भी डिस्कार्ड करना होता है या फिर वो? देखिए मैं इसका मैं क्लियर उसमें करता कोई रूल हूँ। वगैरह? ऑनलाइन जो होते हैं ना, देखिए ऑनलाइन में एज लॉन्ग एज यू कैन कीप द हार्ड डिस्क या जो जिसमें आपने स्टोर किया हुआ है आप स्टोर करें। अब देखें डेटा मतलब डेटा साइंस बहुत डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही हैं। पहले फ्लॉपीज का ज़माना था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। यूएसबी आई हैं तो सीडीज डीवीडीज भी तबाह हो गई हैं, मतलब ये बिजनेस भी तबाह हो गया। अब आप यूएसबी के अब आप हार्ड डिस्क एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह में चीज़ें रख रहे होते हैं। क्लाउड का ज़माना है, क्लाउड इतनी तेज़ी से वो आगे जा नहीं सका जितनी तेज़ी से उसको जाना चाहिए, वरना ये सारी फिजिकल ड्राइव्स खत्म हो चुकी होती हैं, सब कुछ क्लाउड में होता है। आगे आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता। 2010 की अमेंडमेंट है, इसमें देख लेते हैं हम क्या इसमें कोई चेंजेस आई हैं, देख लेते हैं। अगर चेंजेस नहीं आई हैं तो आपको लॉ ये कह रहा है कि 3 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अब जाहिर है अब 3 साल के बाद आप पूरी हार्ड डिस्क तो ज़ाया नहीं कर दोगे। जिस जिस जगह भी आपने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है उसमें गुंजाइश है, टेराबाइट तक का आपके पास डाटा है, तो आप पूरा 50 साल का रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो असल में ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब रजिस्टर से मेंटेन करते थे ना, रजिस्टर फिर भरते चले जाते थे। मैं बल्कि आपको मैं अभी बताता हूँ, आप लोग का इस वक्त कौन सा बैच है? ओ सीरीज चल रही है ना आपकी? यस सर। मतलब मॉर्निंग में यस ओ सर, सीरीज ओ है, सीरीज है। ठीक है। यस सर। इवनिंग के भी इसी तरह की ओ सीरीज चल रही होगी ना। आप देखिए हमारे पास ए सीरीज के स्टूडेंट्स की फाइल्स अभी तक रखी हैं, कितना रश जमा हो गया होगा, कितना रश हो गया होगा। तो पूरा रिकॉर्ड रूम में फाइलों से भरा हुआ है। अब फिर मसला वही आता है ना कि भाई इनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि ए सीरीज का जो बंदा है जो 2005 में ग्रेजुएट हो गया, वो अब कहीं मतलब डिग्री ले चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसे। अब किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर डिग्री की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, फैकल्टी का काम खत्म हो गया, तो हम उसका रिकॉर्ड रखें नहीं रखें ये भी एक बहस है। जब तक आप जगह है हम रखेंगे, जगह नहीं है तो बंडल बना के डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ नहीं होगा। बस बहरहाल वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक स्कैन करना है, स्कैन कर करके रखते जाएंगे और फिर फिजिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे। रखना मुश्किल है, जगह नहीं होती। तो यही केस यहाँ पर होगा। रिटेल रजिस्टर आप खुद देखें ना, आप रजिस्टर कहाँ रखोगे? इतनी दवा कुछ अरसे के बाद जो रनिंग स्टोर्स होते हैं, इतनी दवा रखने की जगह नहीं होगी जितनी जगह पर आपको रजिस्टर रखने पड़ेंगे। तो देयर मस्ट बी सम टाइम पीरियड, कहाँ तक आप रिकॉर्ड मेंटेन करो जिसका फायदा होगा। ठीक है, तो ये 3 साल की है अभी तक। अच्छा, उस डिस्कशन के बाद अब हम जरा क्विकली ये जो 2010 की अमेंडमेंट है इसे क्विकली देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पर आई हैं। और ये कॉपी जो मुझे मिली है इसमें अच्छी बात है कि जहाँ चेंजेस आई हैं वो बोल्ड है, बोल्ड कर दिया इन्होंने। तो हम क्विकली इनको देख लेंगे कि चेंजेस कहाँ आई हैं, शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इनहांस हो जाए। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, डेफिनेशंस कुछ ऐड कर दी हैं। आप लोगों को पता था कि डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इन डेफिनेशंस को आप लोग बस देख लीजिएगा कि डेफिनेशंस क्या क्या ऐड हो गई हैं। एक डेफिनेशन जो काम की डेफिनेशन थी वो ऑलरेडी हम देख चुके थे, मेरा ख्याल है फार्मेसी की डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड, डिड वी? किया तो हमने डिस्कस फार्मेसी की डेफिनेशन को? यस नो? यस सर, किया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से रिटेल होलसेल इसकी डेफिनेशन हमने देख लिया था। वारंटी की बात, ओके, वारंटी क्या है ये मुझे एग्जैक्टली फ्रेंकली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने किसी रिकॉर्डेड सेशन में बोला है
या इंटरेक्टिव सेशन में बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी। जी सर। याद है किसी को कुछ फर्क पता चला? जी चलिए वारंटी की डेफिनेशन तो यहाँ पर आ गई, ठीक है, वारंटी की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई, तो इसको पढ़ लेते हैं। वारंटी क्या है? वारंटी मींस अ रिटन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल वगैरह। और जनरली हम देख रहे हैं वारंटी का मतलब है, वारंटी का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द क्वालिटी, कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारा क्लेम है वो सही है, ओके। और गारंटी ये है कि हम फिजिकली रिप्लेसमेंट या रिपेयर या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं हम वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वारंटी सिर्फ ये चीज़ें, वारंटी समझ लें कि क्वालिटी की गारंटी है, एक क्वालिटी होगी, जबकि गारंटी में आप पार्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा सा वो एक्सटेंडेड है। जिसमें आप रिप्लेसमेंट की बात करें, वारंटी में आप कोई रिप्लेसमेंट की बात नहीं करते। तो जब भी आप कोई भी चीज़ें खरीदें ना, तो वारंटी और गारंटी का फर्क जरा ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं सीधा सीधा चैप्टर 3 पर आ रहा हूँ, क्योंकि 1 और 2 तो डेफिनेशन थे, और उसमें 2 भी आप लोग ये ड्यूटीज इंस्पेक्टर और एनालिस्ट वगैरह के हवाले से ड्यूटी और क्वालिफिकेशन जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 3 में यहाँ तक किसी किस्म की कोई हाईलाइटेड चीज़ नहीं है। 12 में मतलब वो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, नो चेंज। नंबर 12 लाइसेंसेस की टाइप, रिटेल सेल फॉर्म 6, होल सेल फॉर्म 7, 7A आ गया, होल सेल एज ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट मतलब मैन्युफैक्चरर ने कह दिया कि भाई ये मेरा ऑथराइज एजेंट है, तो इसके लिए फॉर्म एक अलग आ जाएगा, ये चेंज लेकर आ गए। फॉर्म 8 फार्मेसी अपनी जगह पर मौजूद है। फॉर्म 9 आ गया है एक और लाइसेंस नार्कोटिक सब्सटेंसेस का। जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तो मैंने शायद शुरू में इंट्रो में आपको कहा था कि नॉर्दर्न ड्रग एरियाज के रूल्स हो गए या पंजाब ड्रग रूल्स है, वहाँ पर नार्कोटिक सब्सटेंस का एक अलग कैटेगरी मौजूद होती है। 1979 के सिंध ड्रग रूल्स में कैटेगरी मौजूद नहीं थी लाइसेंस की, तो 2010 में ये अमेंडमेंट आ गई है। अब आपके पास लाइसेंसेस की समझ लें कि 4 टाइप्स हो गई हैं, रिटेल सेल, होलसेल, फार्मेसी प्लस नार्कोटिक्स। लिखे हुए 5 हैं, लेकिन मैं होलसेल की ये 2 हैं, सब टाइप हैं, इसलिए मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा, उसे मैं ओवरऑल होलसेल ही लेकर जा रहा हूँ। नाउ यू हैव अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ लाइसेंस वेयर यू कैन सेल नार्कोटिक्स। 2010 से पहले तक आप नार्कोटिक सब्सटेंसेस सेल कर सकते थे फार्मेसी के लाइसेंस पे या रिटेल के लाइसेंस पे, ठीक है। अच्छा, 13 में जो कुछ भी होगा 13 प्रोसीजर के हवाले से था, हम उस पर नहीं जा रहे। 14 में सिर्फ ये किया है कि फॉर्म के नंबर चेंज कर दिए, बाकी सारा टेक्स्ट वो ही है। अच्छा हाँ, एक सवाल, ये नंबर 15 मेरा ख्याल है नॉर्मल जो हमारा डिस्कशन था उसमें भी हमने डिस्कस नहीं कर सके थे। अगर आपके पास एक से ज्यादा जगह, मतलब चेन ऑफ फार्मेसी, आपने एक रिटेल ड्रग स्टोर खोला, सक्सेसफुली रन हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी दूसरी ब्रांच खोल रहा हूँ, तो क्या आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसी लाइसेंस को चला देंगे? क्या होगा, क्या होना चाहिए? सर नया लेना पड़ेगा। क्यों? शायद वही होगा। अच्छा, इसका जवाब डायरेक्ट मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब देखने के लिए आपको लाइसेंस के स्पेसिमेन पे लाइसेंस के स्पेसिमेन देखना पड़ेगा। लाइसेंस के स्पेसिमेन पे जहाँ क्वालिफाइड स्टाफ का तस्करा है वहीं पर लोकेशन का भी तस्करा है, सिचुएटेड एट कवर्ड लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना? कोशिश करता हूँ अगर स्क्रीन पे जल्दी क्विकली अगर आ जाए तो। फॉर्म 6 आप लोग देख सकते हैं? जी सर। ठीक है, अब आप ये देखें, द प्रीमिसेस सिचुएटेड एट, इसका मतलब वो यहाँ पर आप 2 एड्रेस तो नहीं देख सकोगे ना, और प्रीमिसेस की बात आ रही है। प्रीमिसेस मतलब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, टेक्स्ट आप इसका चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लाइसेंस एक ही जगह के लिए इस्तेमाल करोगे, और गालिबन टेक्स्ट भी यही लिखा हुआ है यहाँ इधर रूल नंबर 15 में, टेक्स्ट भी यही लिखा हुआ है। If drug or sole stock is distributed for sale at more places than one, a separate license shall be required. सेपरेट लाइसेंस होगा तो क्वालिफाइड स्टाफ भी अलग चाहिए, ये पॉइंट जहन में रखिएगा। जो क्वालिफाइड स्टाफ वहां मौजूद है उसी क्वालिफाइड स्टाफ को आप दूसरे लाइसेंस में मेंशन नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा,
बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं, अगर आप, एक और सवाल आ गया, बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं क्या करेंगे? मेरा 2 साल का लाइसेंस मैंने लिया हुआ है, 2 साल का लाइसेंस लिया हुआ है, अब किसी वजह से मैं बिल्डिंग चेंज कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नया लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि विजिट में करा चुका हूँ, सारी कंडीशंस पूरी हैं, अब क्या होगा? सर वो लाइसेंस हमेशा सारे क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मिलता है ना, मतलब अप्रूव बिल्कुल, जो होता है। ठीक तो है, अगर बिल्डिंग चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली लाइसेंस की रिन्यूअल भी नेसेसरी होगी। ठीक है, लॉजिकली नया लाइसेंस चाहिए होगा, आपको दोबारा विजिट कराना पड़ेगा क्योंकि आपने बिल्डिंग का विजिट कराया था। प्री कंडीशंस आपको याद हैं, सैनिटरी कंडीशंस होंगी, टाइडी कंडीशंस होंगी, डर्ट एंड डस्ट से फ्री होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट वगैरह वगैरह, याद है? तो लॉजिकली बात आ रही है कि यार दोबारा विजिट कराना पड़ेगा, नया लाइसेंस चाहिए होगा। कहीं लिखा हुआ है ये? अब वही बात, जबानी बातों पे नहीं आना, लॉजिकली जितना भी वैलिड पॉइंट हो, लीगली उस वक्त माना जाएगा जब लिखा हुआ हो। तो जो हमने अभी तक 1979 के रूल्स पढ़े थे, वहां पर तो ऐसा मौजूद नहीं था। अब आप देखें सब रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4 देखिए। अब आप जो आपने अभी बात कही है ना कि हाँ नया लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई, यस आपको नया लाइसेंस चाहिए, आप फिर से अप्लाई करोगे और नए लाइसेंस की आप बात करोगे, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से क्विकली हम देखते हैं मजीद कोई चेंजेस हैं। मुझे कहीं बोल्ड एरिया नजर नहीं आ रहा। प्री कंडीशंस में यस, ये एक बोल्ड एरिया आ गया। यहाँ क्या आ गया, एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि 100 स्क्वायर फीट रिटेल ड्रग स्टोर की बात करें तो 100 स्क्वायर फीट से छोटी जगह नहीं होनी चाहिए, और रिटेल सॉरी होलसेल की बात कर रहे हैं या फार्मेसी की बात कर रहे हैं, 200 स्क्वायर फीट से छोटी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें बाकी तमाम कंडीशन वही, जैसे डस्ट, डर्ट, रेफ्रिजरेशन, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसी टेक्स्ट में सिर्फ 2010 में इन चीज़ों को, स्पेस को ऐड कर दिया। बाकी कहीं पे बोल्ड आ रहा है तो ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फॉर्म को चेंज किया है, सिर्फ फॉर्म को चेंज किया है इन्होंने। मजीद चेंजेस यहाँ अभी आप देखें तो ठीक है, फार्मेसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ। फार्मेसी एक्सप्लेनेशन जो 1979 का टेक्स्ट आप लोगों से शेयर किया था, उसमें जिस जगह से मैंने कॉपी किया था वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन अब आप 2010 के टेक्स्ट देखें, 2010 का, तो इसमें एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि फार्मेसी आप किसे कहते हैं, किस चीज़ को फार्मेसी कहते हैं, ठीक है? एक यहाँ पर चीज़ आ गई है, और इसके बाद फिर कुछ और चेंजेस हैं, मतलब वो माइक्रो डिटेल्स हैं। इधर जो कंडीशन ऑफ लाइसेंस है, कंडीशन ऑफ लाइसेंस में थोड़ा डिटेल आ गई है, जिसमें एनआईसी की बात कर रहे हैं, एनटीएन नंबर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल रीडिंग वाली बात होगी। बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें दे आर दी सेम। कैंसिलेशन सस्पेंशन में सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है, ड्रैप का रेफरेंस लेकर आ गए, ड्रैप की बात आ गई है, और बस बाकी एप्लेट बोर्ड अलग शुरू हो गया है, वरना बाकी अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो तकरीबन वो ही टेक्स्ट है, कोई बोल्ड नहीं है, सही? अच्छा, अब यहाँ पे मीटिंग तकरीबन एंड हो रही है, टाइम बिल्कुल एंड है। ये जो सिंध ड्रग रूल्स है 2010 की अमेंडमेंट, ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं अभी आप लोगों से शेयर कर दूँ LMS पे, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, इसे क्विकली रीड कर लीजिएगा, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आप में से अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए ज़रा हेल्पफुल होगा। अच्छा, कल जो क्लास है, कल क्लास में क्या डिस्कस करना चाहेंगे? मुझे बस 3 टॉपिक और डिस्कस करना है, या तो मैं इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू कवर करूंगा या रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और ड्रैप एक्ट, इन 3 में से क्या चीज़ कल डिस्कस करना चाहेंगे मुझे भी बता दें, और थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा। वी आर इन द लास्ट मिनट। सर ड्रैप एक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट में, ठीक है, थोड़ा सा क्विक रीडिंग ले लीजिएगा आप लोग, तो कल हम ड्रैप एक्ट पढ़ेंगे, और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का जिस हद तक जुम्मे को कवर हो सकता है कवर कर लेंगे, अदरवाइज आई विल मेक द वीडियोस दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। जुम्मे को थोड़ा लंबा सेशन करूंगा, इसलिए जितने सवालात हैं आगे
आगे के पेपर और क्या किस तरीके के वो सारे तैयार करके आ जाएगा। फ्राइडे सारे क्वेश्चंस के लिए टाइम ज़्यादा होगा हमारे पास। कल आई ठीक वुड लाइक टू कंक्लूड ड्रैप बैक वेरी क्विकली। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।